देखिए, ऐसा है कि उक्रेना और रूस में मतभेद क्यों पैदा हुए, उसके लिए सबसे बड़ा कारण ये है कि उक्रेना में सत्ता के लिए संघर्ष 2014 से पहले ही चल रहा था और सत्ता में लगातार रूसी लोग बने हुए थे। रूसी लोग इसलिए बने हुए थे क्योंकि उक्रेना की 85% जनता रूसी है, रूसी मूल के हैं, रूसी भाषा बोलते हैं, रूसी उनकी, जिन्हें जबरदस्ती जब 1920 में लेनिन ने सोवियत संघ बनाया तो उक्रेना नाम का एक राज्य बना दिया, उक्रेना नाम का एक रिपब्लिक बना दिया और उस उक्रेना नाम के रिपब्लिक में जबरदस्ती रूस के बहुत सारे हिस्सों को शामिल कर दिया, बहुत सारे जिलों को शामिल कर दिया और वही जिले जो हैं वो रूस उक्रेना कहलाने लगे। वो उक्रेनी नहीं थे, वो रूसी थे, लेकिन उक्रेना कहलाने लगे। उसमें उक्रेनी लोग कब शामिल हुए? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब ये सारे हिस्से जो आज उक्रेनी लोग कहते हैं, जिनको उक्रेनी भाषी लोग कहते हैं, ये सब लोग पहले जर्मनी के अधिकार में थे। पोलैंड के उस हिस्से में ये रहते थे, जैसा कि अभी सान्याल साहब ने बताया। ये लोग रूस के किनारे किनारे रहने वाले लोग थे, जो कुछ लोग पोलैंड के किनारे रहते थे, पोलैंड के पास रहते थे रूस के एक किनारे पर, और कुछ लोग रूस के दूसरे किनारे पर तुर्की के पास रहते थे। इनकी मातृभाषा थी उक्रेनी, जो पोलैंड और रूस की मिश्रित भाषा है। तो ये लोग, उक्रेना का जो वर्तमान उक्रेना है उसमें सिर्फ 15% ये लोग थे। ये लोग आए कैसे? मैंने अभी आपको बताया कि ये पोलैंड का जो हिस्सा जर्मनी के पास था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उस हिस्से को रूस ने आजाद कराकर या जर्मनी से छीनकर पोलैंड को दे दिया और कुछ हिस्से को लेकर उक्रेना को दे दिया। इसी तरह से रोमानिया का कुछ हिस्सा उक्रेना को दिया गया और हंगरी का कुछ हिस्सा छीनकर उक्रेना को दिया गया। तो रूसी जो उक्रेना था, जिसमें पहले सिर्फ रूसी लोग रहते थे, उसमें उक्रेनी लोग आकर रहने लगे। उसमें रोमानिया के लोग, मोल्दावियाई लोग, और उसमें हंगरी के लोग आकर रहने लगे और वो सारा इलाका जो है वो उक्रेना स्टेट बन गया। 1967 में ख्रुश्चोव ने क्रीमिया जो है, वो रूस मालिक था ख्रुश्चोव, क्योंकि प्रथम सेक्रेटरी था सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी का। तो उसने जो है रूस को, उक्रेना को उपहार में दे दिया। इस तरह से वर्तमान उक्रेना, जो रूस के सोवियत संघ के पतन के समय उक्रेना की जो पूरा उक्रेना राज्य था, वो इस तरह से बना। यानी 1920 तक उक्रेना नाम का कोई राज्य ही नहीं था। 1920 तक उक्रेना नाम का कोई स्टेट ही नहीं था और वो स्टेट लेनिन ने बनाया। पुतिन ने अपने भाषण में, जो 1.25 घंटे का भाषण जिसे आप अभी बता रहे थे, उस भाषण में इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट किया है और कहा है कि उसको हम उक्रेना, लेनिन का राज्य, लेनिन द्वारा बनाया गया राज्य हम उसे कह सकते हैं। वो नकली स्टेट है, वो नकली राज्य है जो कभी था ही नहीं। उसके बाद
जब सोवियत संघ का पतन हुआ और नई सरकारें उठने आई, तो उन्होंने कम्युनिस्ट विरोध शुरू कर दिया, उसी कम्युनिज्म का विरोध शुरू कर दिया जिस कम्युनिज्म ने उनके देश को बनाया था। उन्होंने पुतिन की और अन्य कम्युनिस्ट नेताओं, पुतिन कह रहा हूं सॉरी, लेनिन की और अन्य कम्युनिस्ट नेताओं की मूर्तियां गिरानी शुरू कर दी। यहां से रूस और उक्राइना में झगड़ा शुरू होता है। रूस जो है, कितना भी कम्युनिज्म विरोधी हो, कितना भी लेनिन और स्टालिन विरोधी हो, लेकिन रूस उसे इतिहास मानता है अपना, और इतिहास मानकर उसे स्वीकार करता है। उक्राइना ने शुरू से ही एक तो कम्युनिज्म का विरोध किया, कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध किया, कम्युनिस्ट नेताओं का विरोध किया। दूसरे, उन्होंने रूस विरोधी एक मुहिम भी शुरू कर दी, जो धीरे धीरे आगे बढ़ी। उस मुहिम का मुख्य जो तत्व है वो ये था कि रूसी भाषा को बैन किया जाए, स्कूलों में रूसी भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, स्कूलों में रूसी भाषा में कोई विषय नहीं पढ़ाया जाएगा, रूसी भाषा के अखबार और रूसी मीडिया नहीं होगा, रूसी भाषा में किताबें नहीं छपेंगी। ये काम धीरे धीरे शुरू हुआ और धीमी गति से आगे बढ़ता रहा। 2014 में जब राष्ट्रवादी, या जिन्हें अभी सान्यालदा कह रहे थे कि वो फासिस्ट हैं, वो वास्तव में फासिस्ट हैं, क्योंकि उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के समय उस जर्मन फासिस्ट सेना का साथ दिया था जिसने रूस पर हमला किया था। उन्होंने ही कीव और उक्राइना के आसपास रहने वाले उन लाखों यहूदी लोगों को मार दिया था जो कीव में रह रहे थे। घरों से उन्हें पकड़कर लाया जा रहा था, औरतों को, बच्चों को और जवानों को, बूढ़ों को, अपंगों को, और उन्हें एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद रखा था। उस गड्ढे में उन्हें गोली दी जाती थी और उन्हें उस गड्ढे में फेंक दिया जाता था। तो ये जो काम है, ये उन्हीं बंदेर, जिसको अभी बता रहे थे, बंदेर नाम का एक गुट था, एक ग्रुप था, जो उक्राइनी लोगों का था, जो उन लोगों का था जो पोलैंड के किनारे रहते हैं। उन लोगों ने ये काम अंजाम दिया था। रूस में यहूदी लोगों के प्रति थोड़ा सा असहनीयता, असंतुष्टता तो है, लेकिन फिर भी यहूदी और रूसी दोनों घुल मिल कर रहते हैं, एकदम भाई भाई की तरह रहते हैं। तो ये जो बात है, ये ना तो रूसी लोग सहन कर पाए, और ना ही यहूदी लोग सहन कर पाए कि रूसी भाषा को, इस संस्कृति को धीरे धीरे नकारा जाए, निकाला जाए। 2014 में उन्हीं राष्ट्रवादियों ने, जिन्हें नेशनलिस्ट कह सकते हैं, या उन्हीं फासिस्टों ने, जिन्होंने जर्मन सेना का साथ दिया था और यहूदियों को मरवाया था, जिन्होंने रूसी सैनिकों की मुखबरी की थी जर्मन सैनिकों के लिए, जर्मन सेना के लिए, वो लोग विद्रोह करके, सत्ता पलट करके सत्ता में आ गए, और वही लोग अब तक सत्ता में हैं। 2017 में, 2018 में ज़ेलेंस्की
ने एक पार्टी बनाई, जन सेवक पार्टी, स्लुगा नारोदा पार्टी। स्लुगा नारोदा का मतलब है जन सेवक हिंदी में। और रूसियों से जो, क्योंकि बहुसंख्यक तो रूसी है ना, उनसे ये वायदा किया कि मैं इन राष्ट्रवादियों का विरोध करूंगा, मैं जो सारे कानून पहले बनाए हुए हैं, रूसी भाषा लगाना, रूसी संस्कृति पर बैन लगाना, रूसी किताबें नहीं छापेंगे, रूस में मीडिया नहीं होगा, इन सब बातों का मैं वापिस पलट दूंगा, इन सब बातों को फिर से लागू कर दूंगा, फिर से रूसी मीडिया होगा, फिर से रूसी भाषा में किताबें छपेंगी, फिर से स्कूलों में रूसी भाषा बोली जा सकेगी और रूसी भाषा में पढ़ाई हो सकेगी, और फिर से आप जनजीवन में, आम जनजीवन में रूसी बोल सकेंगे। लेकिन और 70% वोट पाकर जेलेंस्की सत्ता में आया। सत्ता में आने के बाद जेलेंस्की एकदम बदल गया, एकदम पलट गया, अपने सारे वायदे वो भूल गया, और उसने उन राष्ट्रवादियों के दबाव में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जेलेंस्की के माता पिता भी रूसी हैं। उसके पिता वो रूसी हैं जो इजराइल चले गए, और माँ रूस में रहने वाली रूसी थी, यहूदी हैं लेकिन रूसी यहूदी हैं। तो जेलेंस्की ने ये क्या कहेंगे, धोखा दिया